उस दिन मैंने बैग में किताबें रखी और मामा को आवाज़ दी, मामा मैं कॉलेज जा रही हूँ। मामा बेडरूम से बाहर आई, बोली कितनी बार कहा है तुमसे ये डायमंड सेट पहनकर ऐसे खुलेआम कॉलेज ना जाया करो, तुमको पता है ना जमाना कैसा है। मैंने इतरा कर कहा कि अब इतना भी जमाना बुरा नहीं है कि कॉलेज में कोई छीन लेगा। गाड़ी में जाती हूँ, गाड़ी में आती हूँ, जरा कॉलेज में धाकी बैठ जम जाती है। मैंने मेरे डायमंड सेट की ये कहकर भागते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। लो जी मिलनियर आ गई। अर्शिता मुझे मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ी। मैं भी मुस्कुराने लगी। हर कोई डायमंड सेट की तारीफ करता था जो मुझे मेरी मंगनी पर मेरे मंगेतर पुलकित ने पहनाया था और गर्व से मेरा सर ऊंचा हो जाता। आखिर मैं अरविंद ठाकुर की बेटी थी। पापा की फैक्ट्री की हम दो ही तो वारिस थी, एक मैं और दूसरी मुझसे 3 साल बड़ी बहन अर्चिता। पापा और मामा की हम दोनों लाडलियां थीं। मेरे पापा हमसे 2 साल पहले एक सरकारी विभाग में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे। जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही थी। तंगी हालत का दूर दूर तक पता नहीं था। पापा रिटायर हुए तो उनको फंड के नाम पर अच्छी खासी रकम मिली। शेखर अंकल मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे हर्षद के साथ अर्चिता और छोटे बेटे पुलकित से मेरी मंगनी ज़बानी तौर पर हो चुकी थी। शेखर अंकल का धागों का बिजनेस था। दोनों बेटे एजुकेशन पूरी करके अंकल के साथ काम कर रहे थे। आंटी जरा चालाक स्वभाव की थी, मगर फिर भी हम सब में काफी अंडरस्टैंडिंग थी। पापा को फंड मिला तो अंकल ने सलाह दी कि इन पैसों में कंप्यूटराइज मशीन मंगवाकर बड़े पैमाने पर कारखाना यानी फैक्ट्री बना ली जाए। पापा ने इस काम पर करोड़ों खर्च कर दिए। गांव में कई जमीनें थी, उन्हें बेचकर अर्चिता की शादी भी कर दी। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई। इस फर्ज से फ्री होकर पापा ने फैक्ट्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया। फैक्ट्री चलाने के लिए पापा ने एक बहुत बड़ा प्लाट किराए पर लिया था, जिसका किराया तकरीबन 25,000 महीना था। शुरू में फैक्ट्री खूब चली, लेकिन फिर घाटा होना शुरू हो गया। नुकसान दिखते हुए पापा ने अपनी साख कायम रखने के लिए घर हमारा गिरवी रख दिया। थोड़ा और कर्जा लेकर फैक्ट्री में लगा दिया। दोनों मशीनों पर कंप्यूटराइज्ड कढ़ाइयाँ होती थीं। जो पार्टियाँ थी वो लाखों काम करवाती थी, लेकिन पैसे आधी दिया करती थी, इसलिए हमें नुकसान हो रहा था। धागा शेखर अंकल की यहाँ से आता था, जिसका वो पूरा पैसा वसूल करते थे। इस तरह उनका बिजनेस भी खूब चमक रहा था। पापा का बिजनेस इस घाटे में जा रहा था। ये बात अब तक किसी को नहीं मालूम थी और अंकल से भी ये बात छुपी हुई थी। इसलिए वो पापा को मजबूर कर रहे थे कि मेरी मंगनी पुलकित सी कर दी जाए। मामा भी यही चाहती थी, इसलिए पिछले साल ही मेरी मंगनी कर दी गई। इस मौके पर पुलकित ने मुझे डायमंड लॉकेट सेट, टॉप, अंगूठी गिफ्ट में दी थी, जिसे मैं हर वक्त पहने रखती थी। देखते देखते 1 साल गुजर गया। मैं देख रही थी पापा का ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ने लगा है। यही सही कसर शुगर की बीमारी ने पूरी कर दी। पापा 1 हफ्ता बीमार रहे, लेकिन फैक्ट्री जाते रहे। आज भी वो सुबह से फैक्ट्री गए हुए थे। मामा बार बार फोन करके उनकी तबीयत पूछ रही थी। मैं भी अपने बीएससी के पेपर देने के बाद फ्री होने वाली थी। अभी मैं अपनी सहेली आशिता से बातें कर रही थी कि फोन पर मामा की मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं भागती उनके पास आई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो रो रही थी। कहने लगी पापा बेहोश हो गए हैं, पापा को लकवे का अटैक आया था। हम सब परेशानी में अस्पताल पहुंचे तो वो आईसीयू में थे। अर्चिता और हर्षद भी वहां पर आ गए। अंकल आंटी और पुलकित भी साथ थे। वो हमें हौसला दे रहे थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि 72 घंटे बहुत मुश्किल के हैं और 72 घंटों के बाद डॉक्टर ने ये दर्दनाक खबर दी कि पापा कोमे में चले गए हैं। कब तक ऐसी हालत रहेगी कोई नहीं जानता था। हमारे तो पैरों तले से जमीन निकल गई और फिर हमने अपनों को, जो कि गैरों की तरह हो गए थे, बदलते हुए देखा। मशीन बंद होने से फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी। मामा ने अंकल को सलाह के लिए बुलाया तो अंकल के तो मिजाज ही ऊंचे थे और मिल ही नहीं रहे थे। उन्होंने सारा इल्जाम पापा की लापरवाही पर डाल दिया। मेरा दिल चाहा कि मैं अंकल से कहूँ कि ये फैक्ट्री लगाने की सलाह तो आप ही की थी, मगर जब मामा चुप थी तो मेरी क्या मजाल। अंकल ने कहा जब तक मशीनें नहीं बिकती जगह का किराया तो जरूर अदा करना होगा। मशीनें कैसे बिकेंगी, मामा ने पूछा। अरे भाई अगर चलती होती मशीनें बिक जाती। अब तो लोहे के दाम भी बड़ी मुश्किल से बिकेंगी। अंकल ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से उठ गए। 1 महीना गुजर गया। मामा ने अपने सारे गहने बेच के 3 महीने फैक्ट्री की जगह किराया अदा किया था। गाड़ी भी बिक चुकी थी। घर गिरवी रखा हुआ था, किसी वक्त भी बैंक वाले आकर कब्जा कर लेते। पापा को हम घर ले आए थे। वो बिल्कुल बेसुध थे, अपने बेड पर पड़े रहते थे। हमने कोई नर्स नहीं रखी थी, खुद ही पापा की देखभाल करते। सारा दिन हम पापा की सेवा में लगे रहते। घर पर उदासी और खामोशी छाई रहती और ऐसे में अर्चिता आ गई। हमने महसूस किया वो कुछ कहना चाह रही है। आखिर मामा ने पूछ ही लिया, क्या हुआ अर्चिता, कोई बात है तो बताओ। वो झिझकते हुए बोली, मामा पुलकित ने मंगनी तोड़ दी है। मैंने सर झुका लिया। वही पुलकित जो मेरे चेहरे को देखने नहीं थकता था, आज हमारे हालात बुरे होने पर रिश्ता ही तोड़ दिया।
मैंने ये गम भी अपने अंदर उतार लिया। तभी मेरी नज़र पापा के चेहरे पर पड़ी। मैंने देखा पापा के एक आंख से आंसू का कतरा निकला था। मैं तड़प कर पापा के पास गई और उनके माथे को चूमना शुरू कर दिया। पापा, मेरे पापा, मुझे कोई दुख नहीं। पापा प्लीज़ आप दुख ना करें, मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं नहीं जानती थी कि वो जो वादा मैं पापा से कर रही हूँ, इस वादे का क्या मकसद है, मुझे क्या करना है। बस मैं अपने पापा का एक आंसू देखकर तड़प गई थी। मामा अपने बेडरूम में बैठी रो रही थी और मैं फैसला कर चुकी थी। सुबह होते ही मैं मामा से फैक्ट्री की चाबियां ली और रिक्शे में बैठकर फैक्ट्री की तरफ चली गई। इतने महीने बाद बंद रहने की वजह से फैक्ट्री की अजीब सी हालत हो रही थी। शीशे का दरवाजा खोलकर पापा के ऑफिस में जब मैं दाखिल हुई तो पापा की कुर्सी पर बैठकर मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। फिर सारी लाइट्स ऑन कर दी। अपने पापा की एक एक चीज को छूकर देख रही थी। अभी मैं देख रही थी कि फैक्ट्री में एक लड़का आया। छोटा सा वो लड़का समझदार और शरीफ लग रहा था। उसने कहा कि मेरा नाम प्रतीक है। मैंने उससे पूछा कि प्रतीक, ये बताओ कि करोड़ों का नुकसान कैसे हुआ, पापा को किसने बर्बाद किया। तो वो कहने लगा, आपके पापा बहुत शरीफ और सीधे इंसान थे, वो हर किसी पर भरोसा कर लेते थे। उन्होंने मशीनों की देखभाल के लिए जिस आदमी को रखा हुआ था, जो मास्टर था, मशीनों को सही करता था, उस पर जिम्मेदारी थी अगर कोई नुकसान होता तो। लेकिन वो तो बड़ा चीटर था, वो चोर था, मशीनों के पार्ट चुराता था। उसने अपने ऊपर तो कुछ लिया ही नहीं बल्कि भाग गया। यहाँ से मैंने सर घुमाकर देखा तो मैंने कहा कि मशीनें जो मुझे नजर आ रही हैं कैसे बिकेंगी। उसने कहा कि नहीं, हम इनको बेचेंगे नहीं, अगर आप मेरी सलाह माने तो। एक दो बार मैं एक साहब से मिला हूँ, उनका नाम मोहित है, वो मास्टर है। मशीनें उनके हाथ लगने से ही बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और जब मोहित आया फैक्ट्री में तो सांवले रंग का, लंबे कद काट का, मजबूत जिस्म और घुंघराले बालों वाले एक अच्छी शक्ल का नौजवान था। उसने मुझसे पापा की बीमारी को लेकर बहुत अफसोस किया और मशीनों की तरफ बढ़ गया। मशीनें वो चेक कर रहा था। उसने कहा कि इनके पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने पूछा कितने में आएंगे, तो उसने कहा तकरीबन 5 लाख के। क्या? मुझे तो करंट सा लगा। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। मेरे आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैंने अपने पापा से वादा किया था और प्रतीक मेरे साथी था। मैंने मोहित से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ ज्वेलर के पास चल सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले जाना नहीं चाहती। कोई मर्द साथ हो तो काम जल्दी बन जाता है। उसने कहा कि बिल्कुल। फिर मैं उसके साथ जब ज्वेलर की शॉप पर पहुंची तो मैंने अपना लॉकेट, डायमंड सेट, जिसको मैं बड़े प्यार से गले में सजाकर रखती थी, उनके सामने रख दिया। 8 लाख का सेट बिका। मुझे कोई अफसोस नहीं था। मेरा मिशन था जो मुझे पूरा करना था। 5 लाख लेकर मोहित और प्रतीक दुकान पर गए। वहां से उन्होंने वो पार्ट्स ले लिए जो मशीनों में लगाने थे और फिर इस तरह हमारी फैक्ट्री में फिर से काम शुरू हो गया। मोहित को अब मैंने पूरी तरह अपनी फैक्ट्री में शामिल कर लिया था। वो एक अच्छा लड़का था, उसने मेरा बहुत साथ दिया। उसने कहा, मैं इन मशीनों का मास्टर हूँ, आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, फिर देखिएगा ये फैक्ट्री फिर से उसी ऊंचाइयों पर होगी। मोहित ने सिर्फ मशीनों का काम नहीं संभाला था, अकाउंट्स का काम हो या नौकरों से बात करनी हो, हर काम मोहित ही करता था। उसका ये एहसान मैं कैसे चुका सकती थी। उसने तो अपनों को भी पीछे छोड़ दिया था। मेरे अपने तो कभी पूछने तक नहीं आए थे कि जिंदगी कैसे गुजर रही है। शेखर अंकल का यह रूप मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मोहित ने मुझे पूरी तरह खड़ा कर दिया कि अब मैं इस काबिल हो गई थी कि अकेले इस फैक्ट्री को चला सकती थी। तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ। क्यों? कितने समय के लिए? वापस कब आओगे? मैंने हैरान होकर पूछा। वो हंस पड़ा। उसने कहा, एक साथ तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, बारी बारी दे दूंगा। मैं वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूँ। कितने समय बाद आऊंगा? तो 5 हफ्ते लग सकते हैं, और फिर जब आऊंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। मुझे लगा जैसा मेरा दिल बंद हो गया है। उसे शायद खबर हो गई, वो पहचान गया था कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मेरे मुंह से निकला कि मुझे भूल तो नहीं जाओगे। उसने मुस्कुराकर कहा, ये जो डेली यहाँ अटेंडेंस देता हूँ ये काफी नहीं है कि जरूरी है मैं इकरार ही करूँ। मैं मुस्कुरा दी। वो चला गया और मैं उसे याद करती रही। उसके बगैर 5 हफ्ते मैंने कैसे गुजारी मैं ही जानती हूँ। वो मुझे रोज फोन करता था। फैक्ट्री के मामले में मैं उससे मदद लेती, सलाह करती थी और मुझे बहुत अच्छी तरह से हर बात बताता। वो आ गया और ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया। एक डायमंड का लॉकेट, सेट, अंगूठी और टॉप्स भी लाया जो मेरे लिए उसने खरीदा था। और फिर अर्चिता के कहने पर वो अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया। मामा ने उनके लिए खास खाने का इंतजाम किया था, लेकिन जैसे ही उसकी माँ को देखा मामा का मुंह बनने लगा। उनके मुंह से चीख निकली, तुम यहाँ? तुम मेरी बेटी का रिश्ता लेने आई हो? मोहित ने घबराकर मुझे देखा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं एकदम ही कमरे में गई तो मैंने देखा कि मामा मोहित की माँ को देखकर चिल्ला रही थी। आज से 20 साल पहले तक मानली हमारी नौकरानी थी। वो काम करती थी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो बस मोहित से मोहब्बत थी और वो कोई ऐसी गिरी पड़ी औरत नहीं थी। उन्होंने जो अपने बच्चे की परवरिश की थी, इससे अंदाजा हो गया था कि वो किसी काम वाली का बेटा नहीं है।
पर मामा ने उनको देखते ही साफ इनकार कर दिया रिश्ते से कि किसी कामवाली से मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकती। उसका बेटा चाहे जितना करोड़पति क्यों ना हो। तुमने अपनी औकात देखी है जो रिश्ता मांगने चली आई हूँ यहाँ पर। वो खामोशी से वहां से चले गए। मोहित जब दूसरे दिन फैक्ट्री आया तो मैं उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मोहित अब क्या होगा? उसने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, जो तुम्हारी मम्मा का फैसला हो। अब तुम लोग देख लो क्या करना चाहते हो। शाम को जब मैं घर लौटी तो मम्मा मुझे समझाना शुरू कर दिया, बेटा वो हमारी मासी थी, 20 साल पहले उसने हमारे घर में काम किया है, सारा खानदान उसे जानता है, यहाँ तक कि तुम्हारे शेखर अंकल के घर में भी उसने काम किया है। क्या तुम चाहती हो कि हम अपनी बच्ची की इज्जत दांव पर लगा दें? तो मैं गुस्से में से बोली, जो कुछ आपके पास बच्चा है उसी काम वाले के बेटे ने बचाया है। अगर वो ना होता तो आज ना ये घर होता, ना ये ऐशो आराम होती। सिर्फ उसी की वजह से हम पहले से ज्यादा अच्छी हालत पर आ गए हैं। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, रिया मेरी बेटी देखो, पैसे का दोबारा कमाया जा सकता है, गया हुआ पैसा दोबारा लौट के आ जाता है, मगर इज्जत खराब हो जाए तो वापस नहीं आती है। हमारे अपने क्या कहेंगे? मैंने उनकी बात काट दी। कौन से अपने? वही ना जो हमें बुरे हालात में छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने मंगनी सिर्फ इसलिए तोड़ दी कि हम सड़क पर आ गए थे। क्या वो अपने हैं आपके? आपके अपने? तो मामा मुझे समझाते हुए कहने लगी, अपनों में ऐसा ही हो जाता है, अपने अपने होते हैं। आज अर्चिता आई थी, उसने कहा था कि शेखर भाई अब दोबारा पुलकित का रिश्ता हमारे साथ करने को तैयार हैं। क्या? मैं उठ खड़ी हुई। आपने हाँ कर दी? हाँ मैंने हाँ कर दी। मैं तड़प कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं पुलकित से शादी कभी नहीं कर सकती। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ मोहित से करूंगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया। वो बोली, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या तुम कोर्ट मैरिज कर लोगी अगर मैं इनकार करूंगी तो? मैंने गुस्से में कहा, हो सकता है यही करूं। जिस दिन तुम्हारे पापा को ऐसी किसी बात का पता चला उसी वक्त उनकी सांसें बंद हो जाएंगी। पापा का नाम लेकर उन्होंने इतनी जल्दी की कि अगले हफ्ते ही मेरी शादी तय कर दी पुलकित के साथ। माँ ने शेखर अंकल को हाँ कह दी थी। हीरे जैसी बेटी दोबारा उनकी झोली में डाल दी थी। ये नहीं सोच रही थी कि उन्हें शेखर अंकल ने उनको कठिन समय में छोड़ दिया था। कैसी होती हैं ये माएँ, कैसे अपने हीरे जैसी प्यारी बेटियों को किसी भी जालिम जानवर के हवाले कर देती हैं, कैसे किसी पर भरोसा कर लेती हैं। और फिर उस दिन मैं अपने पापा के सीने से लगाकर बहुत रोई। पापा मैं क्या करूं? मुझे मोहित से मोहब्बत है, पर मुझे आपसे उससे भी ज्यादा मोहब्बत है। पापा भगवान मेरे पापा को ठीक कर दे। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, भगवान मेरे पापा ठीक हो जाएं। अचानक मुझे महसूस हुआ पापा का पैर हिला है। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने फिर से देखा तो वहम नहीं था, पापा का पैर वाकई हिला है। फिर मैंने देखा पापा की उंगलियां भी हिल रही हैं। मैंने भागकर पापा को दूसरी साइड से देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, रिया। मैंने एकदम ही उनके चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। मेरे पापा ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे पापा कोमे से बाहर निकल आए थे, वो होश में आ गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर तड़प तड़प कर रो रहे थे। मेरे पापा उठकर बैठ गए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे गले से लगा लिया। ये खबर जल्दी से मैंने मामा और रचिता को दी। वो भी खुशी से पागल हो गई। फिर पापा को मामा ने तैयार कर दिया और पापा ने मेरे कान में कहा, तुम भी तैयार रहो, ये मेरी शादी का दिन था। पापा को ये बात मालूम थी। पापा ने मेरे कान में कहा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। अब तक मैं तैयार नहीं हुई थी, लेकिन मेरे पापा का हुक्म था इसलिए मैं मान गई। जब मैं नीचे आई तो अंकल ने पापा से कहा कि अरविंद देर हो रही है, पंडित को बुला लो, फेरे शुरू करवा देते हैं। पापा ने कहा, किसकी शादी किसके साथ? आंटी तेजी से बोली, पुलकित की शादी रिया के साथ। और किस लिए हम आज यहाँ पर जमा हैं? तो पापा ने सीरियस होकर कहा कि पुलकित और रिया की मंगनी तो टूट चुकी थी ना, ये मंगनी तो आप लोगों ने ही तोड़ी थी। तो आंटी हकला कर बोली, वो तो बस एक गलतफहमी थी। अब दोबारा ये रिश्ता सरिता ने अपनी मर्जी से किया है। उन्होंने मामा की तरफ इशारा किया। भगवान का शुक्र है कि ये शादी होने से पहले ही भगवान ने मुझे होश दिला दिया, मैं होश में आ गया हूँ। मामा ने पापा की तरफ देखा, आप क्या चाहते हैं? क्या इसकी शादी नहीं करना चाहते पुलकित के साथ? पापा ने गुस्से में कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, शेखर से मुझे बात करने दो। शेखर, तुमने जब ये देखा कि मैं कोमे में हूँ, ना जाने जिंदा रहूं या मर जाऊं, फैक्ट्री खत्म हो गई है, घर बैंक वाले ले जाएंगे, तो रिया के पास क्या रह जाएगा? तो ये सोचकर तुमने मंगनी तोड़ दी। मगर भगवान ने एक फरिश्ता जब हमारी मदद के लिए भेजा, उस अच्छे इंसान ने कठिन समय वक्त में रिया का साथ दिया, इतनी ऊंचाई पर उसको पहुंचा दिया। मेरी बेटी का मुकाम देखकर, उसकी तरक्की देखकर तुम रिश्ता लेकर चले आए, ताकि मेरी बेटी फैक्ट्री भी चलाए और तुम्हारा घर भी। मेरी पत्नी तो बेवकूफ है, ये माँ बेवकूफ है जो हीरे को ठुकरा रही थी, अच्छे इंसान के हवाले नहीं कर रही थी अपने हीरे जैसी बेटी को, बल्कि तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों को दे रही थी। सबसे अच्छे दोस्त थे तुम मेरे, क्या रिश्ता निभाया तुमने एक अच्छे दोस्त होने का। मैं तुम्हारे घटिया लालची बेटे पुलकित से अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। वो लोग मुंह खोले हुए पापा को देख रहे थे। अर्चिता का पति हर्षद फौरन बोल उठा,
अगर आप रिया की शादी पुलकित से नहीं करेंगे तो मैं भी अर्चिता को छोड़ दूंगा। पापा मुस्कुराते हुए बोले, जरूर छोड़ देना, मगर पहले जो मैंने अर्चिता के नाम वो मकान वापस करो दिया था, वो मकान वापस करो जो मैंने उसे दहेज में दिया था, जिसमें तुम लोग रह रहे हो। सोच लो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हर्षद ने चेहरे से पसीना साफ किया और बैठ गया। पापा ने कहा कि रिया की शादी होने वाली है, पुलकित से नहीं, मोहित के साथ। मोहित को आप लोग नहीं जानते हैं। मोहित वो अच्छा इंसान है जिसने रिया को सहारा दिया, फैक्ट्री के हर मसले में उसकी मदद की, हर मुश्किल में साथ दिया। उसी मोहित से थोड़ी देर में रिया की शादी हो जाएगी। वो लोग बारात लेकर आने वाले हैं। अंकल ने परेशानी से आंटी को देखा। आंटी ने उन्हें बैठ जाने का इशारा किया। आप लोग मोहित को नहीं जानते होंगे, पापा ने कहा। मुझे बहुत बाद में पता चला मोहित कौन है। आप लोग हमारे घर के लोग हैं। हमारी कामवाली जो बरसों से यहाँ पर काम करती थी, आप जानते ही हैं, मालनी उसका नाम था। मोहित उसी का बेटा है। बहुत मेहनती, बहुत खुददार, शरीफ है। मैंने मोहित को अपनी बेटी रिया के लिए पसंद किया है। सब कुछ साफ सूंघ गया। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मामा आप कुछ नहीं बोल सकती थी। फिर वो लोग आ गए। पापा ने कहा, मोस्ट वेलकम। अचानक मोहित और मालिनी आंटी को देखकर सबके मुंह बन गए। पापा ने कहा, अगर आप लोग इस शादी में शामिल होना चाहते हैं तो आप सबसे कहूंगा शामिल होकर जाइए, खाना खाकर जाइए। अगर नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। हमें देर हो रही है, जयमाल का वक्त निकल रहा है। पापा ने मेरी शादी मोहित से करवा दी। 2 महीने बाद मेरी विदाई हो गई। मैं ब्याह कर मोहित के घर चली आई। पापा ने अपनी फैक्ट्री खुद ही संभाल ली। मोहित अब भी पापा की फैक्ट्री में चक्कर लगाता रहता है। भगवान का शुक्र है, मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ।